बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात और मैं हूं सईद चौधरी। बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट में वो पिटीशन दायर हो गई है जिसका इंतज़ार किया जा रहा था। वही आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह का मामला जो है, जिसके तहत ताहजात नहली बनती है या एक दफ़ा के लिए नहल बनता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने वो दरख्वास्त दायर कर दी। उसके क्या असरात होंगे, पाकिस्तानी सियासत पे क्या असरात होंगे, कामयाबी के कितने इम्कानात हैं, इस पर बात करेंगे। और फिर हमारे वज़ीर-ए-आज़म दौरे चीन की तैयारियां कर रहे हैं। मुलाकातें भी हुई हैं उनकी सासदारों के लोगों से भी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, DGI/SI से। वो सारे मामला जो हैं ये इस दौरे के जो असरात हैं, असरात ही कहेंगे हम, उन पर भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। और लेकिन इससे पहले शेख रशीद साहब ये गर्दान क्यों कर रहे हैं, बार बार एक ही बात किए जा रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है इमरान खान पे, या फिर वो कहते हैं कि जो उनके हाथ पता नहीं गिरबानों की बात भी की, कुछ तरह की बात नहीं चाहते। अब उन्होंने BBC को एक तवील इंटरव्यू दिया है, बहुत सारे मामला उसमें डिस्कस हुए हैं, जिसमें इमरान खान एक पेज वाली बात भी हुई है। उसमें उन्होंने कहा जी मैंने इस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं लिया था, लेकिन मुराद मेरी इस्टेब्लिशमेंट ही थी। और फिर उन्होंने ज़ाहिर वजाहत की है इस बात की, पूछा गया होगा सवाल कि जनाब अब वो आप कह रहे हैं कि तरदीद करने का मुझे कहा गया, लेकिन मैंने तरदीद नहीं की। ये तरदीद की जो हदायत या तरदीद की तजवीज़ या किसने कहा कि आप ये तरदीद कर दें? तो उन्होंने कहा कि वो इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे नहीं कहा, यानी GHQ की तरफ से मुझे नहीं कहा गया। गेट नंबर 4 पे खड़ा होकर मुझे नहीं उन्होंने पैगाम दिया। ये सिविल हुकूमत के किसी बंदे ने मुझे कहा है कि आप इसकी तरदीद कर दें। अब सिविल हुकूमत का कौन सा बंदा है, क्या है? इमरान खान तो हो नहीं सकते। अगर इमरान खान होते तो फिर तो इनको तरदीद करना पड़नी, ज़रूरी था कि ये कर देते तरदीद उसकी। और अगर इस्टेब्लिशमेंट कहती तब भी तरदीद करना ज़रूरी था इनके लिए। मेरे ख्याल इनका कोई कलीग होगा, कोई वज़ीर वगैरह, उसने कहा होगा कि जनाब आप कर दें तरदीद। तो उसने अब वजाहत उन्होंने ये फरमाई है कि मैंने एक पेज की जो बात की थी कि सर पे हाथ है, तो ये कहते हैं कि हुकूमत और अदारों की पॉलिसियाँ एक सफ़े पर हैं। ये मैं कह रहा हूँ, पॉलिसियाँ एक सफ़े पर हैं, अफराद पता नहीं सफ़े पे हैं उस पर या नहीं हैं। और वो कहते हैं कि अगर अदारे और हुकूमत एक पेज पे हों इमरान खान, तो फिर इसका मुल्क को फ़ायदा होगा। यानी जो 3.5 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है, उसको अगर शेख रशीद साहब फ़ायदा समझ रहे हैं तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है इनका भी। अच्छा, असल मसला पता क्या है जो मुझे लगता है, शेख रशीद साहब को ख़ुद नहीं अभी पता चल रहा। वो गेट नंबर 4 पे खड़े होके वो कहते हैं ना, वो गुनसुन लेने की कोशिश कर रहे हैं, कन लाया कोशिश कर रहे हैं, कुछ बताया नहीं जा रहा उन्हें कि जनाब हम किसके साथ हैं। इसलिए शेख रशीद साहब भी टामुक टोंगियाँ से मार रहे हैं, कभी इधर हो जाते हैं, कभी इधर हो जाते हैं, कभी कोई बात करते हैं, कभी कोई बात करते हैं। और बार बार वैसे एक बात का जिक्र करना है, इसका मतलब इसका फ़ायदा किसको है? इसका फ़ायदा जो हमारी नफ्सियात है उसके तहत तो ये नवाज शरीफ को फ़ायदा होता है कि जनाब वो जो कह रहे हैं कि जनाब पेज फट गया है और मामला गड़बड़ हो रहे हैं, तो क्योंकि खान साहब के सर पर अभी भी उनका हाथ है, तो इसलिए खान साहब जो हैं वो जाने वाले नहीं हैं। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं अंदर की खबरें रखते हैं, वो बार बार कह रहे हैं नहीं कुछ होने वाला है, वो एक पेज वो थोड़े दिन आगे पीछे हो जाएगा मामला, लेकिन वो होना है। क्योंकि अब इन्होंने जाना है 3 फरवरी को चीन के दौरे पर, 3 रोज़ा दौरे पे जा रहे हैं। तो मे भी थोड़े दिन वो जो सरगर्मियाँ हैं, ख़तरनाक सरगर्मियाँ, वो ज़रा थोड़ी देर रुक जाए, वो मामला हो जाए। फिर वो इस बात से जोड़ा जा रहा है कि जनाब वहाँ इमरान खान से मुलाकात के लिए गए, बुलाया वो आर्मी चीफ और DGI/SI। भाई वो अगर वज़ीर-ए-आज़म चीफ एग्जीक्यूटिव उन्हें बुलाते हैं मशवरे के लिए, तो वो ये कैसे कह दें कि ऐसे नहीं जाना भाई वहाँ? ये बात तो नहीं हुई होगी कि जनाब अपोजिशन कैसे रोकना। वो तो चाइना के दौरे और सिक्योरिटी के हवाले से जो मामला थे, जो CPEC के हवाले से प्रोजेक्ट चल रहे हैं पाकिस्तान में, वहाँ चीनियों की सिक्योरिटी का मामला था। पिछले दिनों कुछ लोग कत्ल भी हो गए थे, फिर मुआवजा देना पड़ा, इस तरह का मामला। वो ज़ाहिर है वो अंडर डिस्कशन आए होंगे। लेकिन ये कहना कि जनाब अपोजिशन रोको, इस तरह नहीं गल्ला, ये ऐसे इस तरह बातें नहीं होती कि जनाब उनको बुला के बाकायदा ये कहा जाए कि जनाब उन्हें रोक दो या कर दो।
अगर होती भी हैं तो उनका तरीक़ाकार ये नहीं होता। बहरहाल वाकफ़ान हाल जो हैं वो आइंदा चंद रोज़ कह रहे हैं कि वो थोड़े दिन, वो मैंने अर्ज़ किया ना कि उनका चीन का दौरा है तो चलो उसको थोड़ा सा आगे पीछे कर लें। वो कह रहे हैं आइंदा चंद रोज़ में कोई खान साहब को बड़ा दचका जो है वो लगने वाला है। और मैंने कल भी जिक्र किया था कि जो PDM का इजलास हुआ है उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मंदे-ए-आम पर नहीं लाई गई, जिनमें तहरीक एतमाद वाली बात भी मैं करता रहा हूँ, बल्कि अब भी कर रहा हूँ कि अचानक कुछ ऐसा हो सकता है कि जो तरीन ग्रुप है, इत्तेहादी हैं, वो इमरान खान को छोड़ दें, अलग हो जाएं, एक मसला पैदा कर दें उनके लिए। बहरहाल ये वाकफ़ान हाल कह रहे हैं कि आइंदा चंद रोज़ में इमरान खान को कोई झटका लगेगा और जो ज़ल्ज़ला आएगा उसका जो मरकज़ होगा वो ख्याल है कि रावलपिंडी में किसी जगह से वो झटका लगेगा और ख़ान साहब को बाद में उसकी जो ख़बर होगी तो फिर वो कहते हैं कि जनाब वो मज़ीद ख़तरनाक वाली जो बात है, मैं और ख़तरनाक हो जाऊँगा। हो सकता है कि जिन पे तकिया करके बैठे हुए हैं इमरान खान साहब रावलपिंडी के अंदर, उस हवाले से कोई दचका हो। समझ रहे हैं ना आप कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पे अंधा एतमाद होता है किसी बंदे को, और फिर या तो वो बंदा ही साइड पे हो जाता है या फिर वो तकिया जिन पत्तों पे तकिया करके बैठा होता है तो पत्ते अड़ा के इधर उधर कर दिए जाते हैं। इस तरह की बातें जो हैं वो सुनने में आ रही हैं। हमारा अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह रहम करे। और फिर चीन के दौरे की जो बात है खान साहब की, वो जनाब 3 फरवरी को जा रहे हैं और सदर के साथ शायद मुलाकात के हवाले से कुछ मामलात तय पा रहे हैं या तय पाने वाले हैं। कुछ मामलात वो कहते हैं कि सीधे पदरे हो जाए इनके, शायद मुलाकात फ़ोटो सेशन वगैरह हो जाए। असल में ये वहाँ करने क्या जा रहे हैं, CPEC का बेड़ा गर्क किया इन्होंने। CPEC से मुंसलिक जितने भी मनसूबे थे सब गड़बड़ की इन्होंने। इनको किसी ने बताया जनाब IMF और वर्ल्ड बैंक जो है ना वो तो बहुत सस्ते पैसों पे सूद पे कर्जा देता है, जो ये चीनी कर्जा है ये बड़ा महंगा। वो भाई चीनी कर्जा होता ही नहीं है। चीन किसी मुल्क को ग्रांट, इमदाद, कर्जा कुर्जा नहीं देता, वो प्रोजेक्ट्स शुरू करता है वहाँ, और प्रोजेक्ट्स के लिए वो कर्जा जो है जो चीनी फर्में हैं वो खुद ही अपने बैंकों से वो कर्जा लेती हैं। इन्होंने फिर एक और चीन को जो नाराज़ किया, आपको याद होगा कि जब ये महादी हो रहे थे जरदारी साहब के दौर में और नवाज शरीफ साहब के दौर में, तो बहुत सारी चीज़ें मंजर-ए-आम पर नहीं आ रही थी। खुफिया महादे हो रही थी ना बातें। उसमें एक ये वादा था इनका पाकिस्तानी हुकूमत का कि आपके साथ जो हम डील कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट्स के हवाले से, इमदाद के हवाले से, कर्ज़े की सूरत में जो प्रोजेक्ट्स शुरू करने के लिए जो चीनी कर्जा देंगे, बैंक कर्जा देंगे, स्टेट टू स्टेट मामला नहीं है वहाँ, तो वो जनाब आप इसको ज़रा खुफिया रखना, किसी को बताना नहीं। और फिर ये भी मुझे जो नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं एक साहब, उन्होंने मुझे खुद ये बताया कि वो कहते थे यार 55 अरब 65 अरब का जिक्र आप ना करें बार बार, ये तो बहुत थोड़ी सी अमाउंट है जो हम आपको दे रहे हैं, जिसके साथ हम अभी शुरू कर रहे हैं, शुरुआत है। आगे जाके ये अरब जो हैं ये खरबों में ये बदलने हैं। ये मैंने अपने कानों से और उसके मुंह से ये सुना है कि वो हमें ये कहते थे। अब इन्होंने ये किया कि वो IMF के साथ जब मुज़ाकरात शुरू हुए हफीज़ शेख साहब के दौर में, तो इन्होंने, क्योंकि खान साहब के कान भर दिए गए थे, खान साहब को पता मैशियत की होंगी है, वो जिन्ना मैं जानता इन्ना के खान साहब जानते हैं। और मैं तो फिर भी कोई खबर मिले तो उन्होंने कितने रिसर्च कर लेना, खान साहब तो इन्ना भी नहीं गौर करते, हो तो खूह पट्टो पानी का तो पिछों गैस कट देंगे ने। उन्होंने अपने एक दिमाग है, किसी ने कह दिया जनाब ये IMF सस्ता है, ये महंगा है और ये फलां है और ठीक है, इस तरह की बात की। और खान साहब ने वो कहा कि अच्छा चलो चीन मारो गोली, इनके साथ मामला ठीक करो और बता दो इनको चीन वालों ने हमारे साथ क्या माहदा किया था। जब माहदा उन तक पहुंचा, बात कहाँ से कहाँ पहुंच गई, चीन हो गया नाराज़। और फिर इन्होंने जानबूझ के CPEC पे भी, ज़ाहिर तो ये अमेरिका के मुखालिफ बने हुए हैं, पटके मारते रहते हैं हर रोज़, लेकिन ये और इनकी इस्टेब्लिशमेंट दोनों जो हैं उनका झुकाव चीन की निस्बत उसके साथ है, यूरोप और अमेरिका की तरफ है।
और चीन के साथ दफाई हद तक कहते हैं जनाब आप जुड़े रहो, लेकिन पैसे पोसे होना तो ना लगो। इस तरह की ये बातें शातें जो हैं ये करते रहे हैं। और अब ये पहली बात तो ये तो चीन को पहले तो मनाना भाई जी माजी दी गलतियाँ हो गई, छड़ दो, मगरब वालों ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है, कुछ नहीं दे रहे हमें, तो आप कुछ करें। तो वो में भी तलकाट ठीक हो जाए, जो दफाई तावन से निकल के ये मामला जो इक्तिसादी तावन है उसमें भी बढ़ावे की तरफ ये मामला जाए। मुझे ये लग रहा है कि खान साहब किसी हद तक, क्योंकि अब देखें कहते हैं कि आप IMF के बगैर कोई मुल्क चल नहीं सकता। IMF पे सारा पूरा कंट्रोल है अमेरिका का। ये हमारे वज़ीर ख़जाना भी कह चुके हैं कि जनाब वो IMF के अमेरिका के कहने पे IMF ने शराइत सख्त की हैं। इस तरह की बातें आपने सुनी हैं उनके मुंह से, खुद वो कहते हैं। और फिर वो शुक्रगुजार हैं कि जनाब जो जनवरी के आखिर में इजलास होने वाला था वो फरवरी के शुरू में चले गए, क्योंकि बिल नहीं पास हो रहे इनसे। तो अब अमेरिका के चाइना के हमने देने हैं कोई 14-15 अरब, उनकी जो कंपनियों ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया हुआ था ना उसकी किस्तें देनी है। इन्होंने प्रोजेक्ट रोक दिया, काम हुए नहीं, किस्तें नहीं हुए हैं उन कंपनियों के। वो कंपनियाँ कहेंगे भाई जी या फिर ऐसे ही अपना नीलामी करके टुर जाने हैं, या फिर पैसे जड़े आओ। और जो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें जो मुनाफे में से कुछ परसेंट देना था या लेना था, इस तरह का मामला। यही मामला जो चाइना वाला है, IMF के कंट्रोल की मैं बात कर रहा हूँ, अमेरिका की। श्रीलंका ने चंद दिन पहले जो बेल आउट पैकेज था IMF का वो लेने से इनकार करे। मेरे ख्याल 12-13 जनवरी की बात है जी। तो उन्होंने कहा नहीं जी ऐसे नहीं लेना था तो पैसे। अच्छा, अब यूं ही गवर्नर जो स्टेट बैंक है, जो मरकजी बैंक के गवर्नर है श्रीलंका ने, अजीत समथिंग उनका नाम है, तो उन्होंने कहा जनाब हम IMF के पास नहीं जा रहे, हम तो चाइना की तरफ जा रहे हैं। तो अमेरिका फिर गुस्से में आ गया जनाब। अमेरिकी जो ग्लोबल इनकॉर्पोरेशन है S&P, उसने जो रेटिंग्स हैं श्रीलंका की इक़्तिसादी या माशी मामलात के हवाले से वो सारी एकदम से वो गिरा दी, उनको पीछे ले गए। जैसे पाकिस्तान के साथ हो रहा है वैसे ही श्रीलंका के साथ किया होगा उन्होंने। तो वो जो उनकी CCC+ का था रेटिंग, प्लस अड़ा दिया, वो फिर एक दर्जा नीचे चले गए श्रीलंका। बहरहाल पाकिस्तान और चाइना के मामलात जो हैं वो दिफाई मामलात जो हैं ताबन के, वो तो आपके सामने हैं। तैयारे श्यारे भी बन रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, असला उसला बन रहा है, लेकिन श्रीलंका के साथ वो इतना क्लोज नहीं है जितना पाकिस्तान के साथ है चाइना। तो कोई रखनी चाहिए कि खान साहब जो जाएंगे वहाँ थोड़ी बहुत इज्जत होंगे, लेकिन कुछ ले भी आएंगे। ज़ाहिर है जो मांगने वाला होता है उसको थोड़े बहुत धक्के धुक्के तो पड़ते हैं, लेकिन वो बहरहाल कुछ ना कुछ हो जाएगा। और दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पिटीशन फाइल कर दी है वहाँ, वो आपको याद होगा कि नवाज शरीफ को आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत पनामा केस में नाअहल करार दिया गया था। फिर इसी तरह के केस में जहांगीर तरीन ताहजात नाअहल हुए। फिर क्या ताहजात नाअहली होती है, इस पर एक सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठा, उन्होंने कहा कि हाँ जनाब इससे मुराद ताहजात नाअहली होती है कि जो बंदा सच्चा ना हो, फासक हो और ईमानदार ना हो, जिसे हम उर्फ़ी आम में सादक और अमीन कहते हैं। और फिर किसी अदालत ने उसको ये डिक्लेयर किया हो कि जनाब ये सादक और अमीन नहीं है, तो वो इसका मतलब ताहजात नाअहली। अब इन्होंने कहा नहीं, एक तो आप ये फैसला करें, सुप्रीम कोर्ट में ये गए हैं बार एसोसिएशन वाले, कि ये फैसला करें कि आप डायरेक्ट 184 सब आर्टिकल 3 के तहत सुन सकते हैं आइन पिटीशन या नहीं, क्योंकि आइन में तो ये इलेक्शन प्रोसेस है इसको बड़ा तफज़ दिया हुआ है। आइन के आर्टिकल 225 में ये वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि कोई भी इंतखाबी तनाज़ा पैदा होता है तो उसे कहीं चैलेंज नहीं किया जाएगा, मासवाए इसके कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इलेक्शन पिटीशन फाइल की जाए। मसलन मैं कागजात नामजदगी दाखिल करता हूँ तो मेरे हल्के का कोई वोटर भी इतराज़ कर सकता है, चलो जी ठीक है जनाब ये बंदा ठीक नहीं है, तो वो मेरे कागजात मुस्तरद हो जाते हैं या मंजूर हो जाते हैं, तो उसके ख़िलाफ़ रिव्यू किया जा सकता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल से। इलेक्शन ट्रिब्यूनल से जो रिव्यू किया जाता है वो वोटर नहीं आएगा, वहाँ आएगा मेरा मद्दे मुकाबला उम्मीदवार। जो मद्दे मुकाबला उम्मीदवार होगा उसने अगर एतराज़ किया होगा तो वो आगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जा सकेगा, या फिर कोई इलेक्शन इंतखाबी तनाज़ा वोटां की गिनती शिनती ये वो मसला हो जाता, वो भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएगा, आम अदालतों में नहीं जाएगा। हम चले जाते हैं 199 के तहत हाई कोर्टों में और फिर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में।
एक तो नुकता ये है। बाकी उन्होंने कहा जो वंस जो आर्टिकल है 62(1)(f) ताहजात नहली वाला, सादक और अमीन वाला, उसकी तशरीह आइन के दीगर जो आर्टिकल्स हैं उनको मद्देनज़र रख कर की जाए। मसलन हर शहरी को आइन के 17 के तहत 2 के तहत हक़ है कि अपनी मर्ज़ी की जमात बनाए, अपनी मर्ज़ी के अमीरवार चुने, और ये हक़ डिस्टर्ब होता है। 17 है, 18 है, 19 है, मुख्तलिफ आर्टिकल्स का उन्होंने हवाला दिया है। और फिर 2-3 जजमेंट्स का हवाला दिया है, अब्दुल गफूर लहरी केस और समीउल्लाह बलोच केस। और उसमें एक केस में तो ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जनाब डायरेक्ट हमारे पास आप आ ही नहीं सकते, और बाकी नवाज शरीफ वगैरह में कर दिया कि नहीं जनाब आ जाओ। और फिर एक और चीज़ जो है वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ऐसी जजमेंट मौजूद है जिसमें ये कहा गया है कि ताइब तौबा हो सकती है। ये अगर बंदा झूठा है, सादक और अमीन नहीं है, तो फिर ये तौबा का दरवाज़ा तो खुला है ना। वो कहते हैं एक दफ़ा हो सकती है। अगर 62(1)(f) के तहत को मामला होता है तो वो एक दफ़ा के लिए नहल होता है, बाकी वो ताहजात नहली वाली बात गलत है। और इसमें बड़े बड़े वकील जितने भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक़ सदूर हैं, जो जितने चंद एक को निकाल के, लतीफ़ अफरीदी है, मंसूर उस्मान अवान ने ये ड्राफ्ट की है बैरिस्टर साहब ने, और फिर कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, कल्ब हसन शाह साहब हैं, और हो सकता है आज़म तारड़ भी हों, ये खुद भी, एहसन बून भी इसमें दलाइल देंगे। और ये मेरा सोर्स ये कहता है कि इस मामले को आप सादा मामला ना समझिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वाला मामला जो है, जो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं ये, तो इसको दीगर सियासी जो मुल्क के मामला चल रहे हैं, जो कहते हैं जनाब कुछ बातें हो रही हैं, नहीं यार आप समझ जाओ ना, उन्होंने अदालत का मामला, अदालत के तो नहीं हो सकता कि जनाब GHQ चो आर्डर आ गया तो ये कर दो, इंज कर दो, ऐसी बात तो नहीं हो सकती। बहरहाल कुछ जो मामला ऐसे हैं उनके साथ ये जुड़ा हुआ एक मामला है। और ये मुझे मेरे ज़राए ने बताया कि बातें हो रही थी बार एसोसिएशन और ये जो वकील तैयार शेयर कर रहे हैं पिटीशन, कि पिटीशन देर क्यों हो रही है। तो वो कह रहे थे जनाब जब 100% हो जाएगा फिर करेंगे। अब 100% पिटीशन तैयार हो जाएगी, पिटीशन तो हफ्ता हो गया तैयार होगी, या कुछ और 100% होना है। ये भी तो हो सकते हैं कि 100% कोई कहीं से कोई यकीन दहानी हो कि जनाब अदालतों को प्रेशर नहीं होगा, अदालत इंडिपेंडेंटली फैसला करेंगे, तो इससे आगे आप समझो यार बस ठीक है, हाँ अब मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। खुदा हाफ़िज़।